हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स। मैं श्रुति यादव आज आपके सामने एक नया एक्ट फिर से लेके आ गई हूँ, लोकल एक्ट। ठीक है, फॉर छत्तीसगढ़ जुडिशरी 2025। ओके, जो हमारा अभी मई में होने वाला है। क्लियर। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोर्ट फीस एक्ट 1870 का। ठीक है। इस कोर्ट फीस एक्ट में ऐसे आप देखेंगे तो टोटल चैप्टर 6 है। अदरवाइज आप चैप्टर 3A को भी गिनेंगे तो चैप्टर 7 है। और 35-36 के आसपास इस पे सेक्शंस है। और इसमें है 3 शेड्यूल्स। ठीक है। तो आज हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज हम एक पार्ट पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में कोर्ट फीस एक्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं आप लोग को जो शेड्यूल्स है उससे इम्पोर्टेंट भी मार्क करा दूंगी। आप उतना भी अगर करके जाते हैं जो जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और जो भी मैं यहाँ पे मार्क करा रही हूँ, तो आप कोर्ट फीस से रिलेटेड हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। कोर्ट फीस एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है पढ़ना हर एक सेक्शन को, क्योंकि हमने ये पैटर्न जो है 2022 के पेपर में आपने देखा होगा कि कोर्ट फीस एक्ट का एकदम बेयर एक्ट से लाइन उठा के पूछा है। कहीं से नहीं पूछा, बेयर एक्ट का अंदर का लाइन उठा के पूछा है ना। मतलब बहुत ऐसे ऐसे जो हम इम्पोर्टेंट समझते नहीं थे सेक्शंस को, वो ऐसे ऐसे सेक्शंस को उठा उठा के उसने पूछा है ना। तो उस वजह से हमको अब सारे सेक्शंस को, सारे सब्जेक्ट्स को पूरे तरीके से पढ़ना इम्पोर्टेंट हो गया। ओके। तो अब हम चालू करें। चैप्टर 1 हम करते पहले प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी ये बोलता है कि कहाँ तक लागू होगा ये कहलाएगा द कोर्ट फीस एक्ट 1870। ठीक है। और ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होगा। और छत्तीसगढ़ में अगर पूछें कि कब से लागू हुआ है, 1 नवंबर 2000। ठीक है। इसका ऐसे इन्फोर्समेंट डेट है 1 अप्रैल 1870। ठीक है। और इसका जो इनैक्टमेंट डेट है 11 मार्च 1870। क्लियर है। ठीक है। इसमें केस लॉ एक छोटा सा दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग एक बार स्टडी कर लीजिएगा। और इसका हमेशा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होगा लॉ द्वारा। क्लियर। ओके। ये PIL अगर एज अ रिट पिटिशन फाइल कर रहे हैं तो उसमें भी लगेगा कोर्ट फीस। ये बताया था इस केस लॉ में, है ना। देन इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 1A, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। अगर कोई सेंट्रल रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और अगर कोई स्टेट अदर डॉक्यूमेंट्स है, उसके अलावा सेंटर के अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स है तो स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है। उससे रिलेटेड कोई स्टैम्प है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट होगी। क्लियर है। देन उसके बाद आता है हमारा 1B। इससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अपील इंक्लूड्स और नॉट इंक्लूड्स। तो इसमें आता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ अपील इंक्लूड्स क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस ऑब्जेक्शन। ठीक है। एंड सूट इंक्लूड्स अपील फ्रॉम अ डिग्री। क्लियर है। ये हमारा 1A और 1B। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। ओके। देन उसके बाद हमारा आता है चैप्टर 2। इसमें बोला है, ये एक आपका लिख लीजिए इसको, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, है ना। इसमें ये बोला है कि फीस जो है हाई कोर्ट में कैसे लगेगी, या फिर जो बाकी की कोर्ट में कैसे लगेगी। तो जो है क्लर्क को की जाएगी, क्लर्क या ऑफिसर्स को दी जाएगी हाई कोर्ट के। ठीक है। कैसे लगेगी, नंबर 11 जो शेड्यूल है और जो सेकंड शेड्यूल है उसके इस हिसाब से। ठीक है। और स्मॉल कोर्ट्स जो है, स्मॉल कोर्ट्स जो है प्रेसिडेंसी टाउन्स के, वहाँ पे कैसे लगेगी, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लगेगी। ठीक है। जैसा भी इसमें लिखा है कि कलेक्ट कैसे करना है, इस एक्ट में दिया हुआ है, उस हिसाब से वहाँ पे कलेक्ट की जाएगी। क्लियर है। देन इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 4, फीस ऑन डॉक्यूमेंट फाइल्ड इन हाई कोर्ट्स। अब जो है यहाँ पे आता है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन की बात हो जा रही है यहाँ पे। ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन आपका एक कीवर्ड होगा इसको याद रखने के लिए सेक्शन 4 को। इसमें ये बोला है, पहली बात तो ये बोल दिया है कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, अगर आपने प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं दी हुई है तो वो डॉक्यूमेंट को ना तो रिकॉर्ड किया जाएगा, ना तो एग्जिबिट किया जाएगा, ना ही फाइल किया जाएगा। ठीक है। और ना ही हाई कोर्ट द्वारा रिसीव किया जाएगा, ना ही उसे फर्निश करेंगे। ठीक है। अनलेस प्रिस्क्राइब फीस इज पेड, है ना। अब प्रिस्क्राइब फीस कैसे 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 केस में पे करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविल जुरिस्डिक्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन और अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है।
अपीलेट जुरिस्डिक्शन में जो वन या मोर जजेस के अगेंस्ट अपील की गई है, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपील की गई है, या फिर रेफरेंस या रिविजन, ये सारे केसेस में आपको फीस का पेमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। बिना फी के पेमेंट के एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। ओके, देन आता है हमारा सेक्शन 5। सेक्शन 5 ये बोलता है कि जो कोर्ट फीस होती है उससे रिलेटेड अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो उसका डिसीजन कौन फाइनल करेगा, है ना। तो अगर डिस्प्यूट होता है कि कितना फीस देना है, कितना क्या करना है, तो इसके लिए प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा, हाई कोर्ट में ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कि इसके लिए टैक्सिंग ऑफिसर को आप कंसल्ट करेंगे। ये मैटर जो है रेफर किसको किया जाएगा, टैक्सिंग ऑफिसर को रेफर किया जाएगा, और जब टैक्सिंग ऑफिसर का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। लेकिन जनरल इंपॉर्टेंस की बात है, जनरल इंपॉर्टेंस का मैटर है, पब्लिक लोकहित का मैटर है, तो इसमें क्या किया जाएगा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होंगे उनको कंसल्ट किया जाएगा, या फिर जो भी जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करता है उनको कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है स्मॉल कॉज कोर्ट, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर है तो उसमें क्या किया जाएगा, अभी जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया है ना वो, तो एक तो पहला है क्लर्क, टैक्सिंग ऑफिसर की जगह क्लर्क को मैटर दिया जाएगा, उसका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अगर जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या किया जाएगा, फर्स्ट जज बोला है, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बोला है, इसमें फर्स्ट जज बोला है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फर्स्ट जज होता कौन है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा टैक्सिंग ऑफिसर। टैक्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है, अच्छा टैक्सिंग ऑफिसर को हिंदी में बोला क्या जाता है, इसे बोला जाता है विनिर्धारक अधिकारी, ठीक है। हिंदी वालों को कंफ्यूजन ना हो कभी ऑप्शन देख के, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ, इसे बोला जाता है विनिर्धारक अधिकारी, ठीक है। और इनको अपॉइंट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई जो है हाई कोर्ट के, वो अपॉइंट करेंगे। वो चाहे तो जनरली अपॉइंट करके रख सकते हैं, या फिर स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए भी उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 3, फीस अब कैसे कैसे लगेगी बाकी कोर्ट्स पे और पब्लिक ऑफिसेज में, है ना। इसमें बताया है सेक्शन 6, सबसे पहला बताया है कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा सेक्शन 4 में कि जो डॉक्यूमेंट है उसको जब तक क्या फीस नहीं पे करेंगे, ना फाइल होगी, ना एग्जिबिट होगी, ना रिकॉर्ड की जाएगी, सेम वैसे ही बोला गया है कि जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे, या तो मुफस्सिल कोर्ट में या फिर पब्लिक ऑफिसेज में, उसे ना तो रिसीव किया जाएगा, ना फाइल की जाएगी, ना एग्जिबिट की जाएगी, ना रिकॉर्ड की जाएगी, ना ही फर्निश की जाएगी। क्लियर, ये हमारा बात करता है सेक्शन 6। अब इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या बात करता है, सेक्शन 7 बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ फीस, किस किस सूट पे कैसे कैसे फीस लगाई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है मनी सूट। मनी सूट में कैसे फीस लगाई जाएगी, तो जो अमाउंट आप क्लेम करेंगे उस पर फीस लगाई जाएगी, ठीक है। मनी सूट में अगर डैमेज से रिलेटेड है, कंपनसेशन से रिलेटेड है, ठीक है, या एरियर ऑफ मेंटेनेंस से रिलेटेड है, ठीक है, या एन्युइटीज से रिलेटेड है, या फिर अदर कोई भी पीरियोडिक पेमेंट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे कैसे किया जाएगा, वहाँ पे आपका फीस जो है अमाउंट जितना आप क्लेम किए हैं उस बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 7(2), ये बोलता है मेंटेनेंस और एन्युइटीज में। तो इसमें ये बोला है कि आपने एक साल के अंदर जितना भी आपने अमाउंट क्लेम किया है, एक साल के लिए आपने जितना भी अमाउंट क्लेम किया है उसके 10 टाइम्स आपको कोर्ट फीस देनी होगी, ठीक है, उसकी आपको 10 टाइम्स कोर्ट फीस देनी होगी। देन आता है हमारा सी बोलता है मूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करता है, मूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है। इसमें क्या बोला गया है 3 और 4 है ये, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई सूट जो है मूवेबल प्रॉपर्टी का जिसमें मार्केट वैल्यू, ये थर्ड है हमारा, ठीक है, दिस इज 3 शिट, ओके, ठीक है, दिस इज थर्ड पॉइंट, ये 7 का 3 है, मार्केट वैल्यू है, तो जो उसकी मार्केट वैल्यू थी जिस दिन उसने प्लेन प्रेजेंट किया उस दिन जो भी उसकी मार्केट वैल्यू थी उस पे लगेंगी। अगर बिना मार्केट वैल्यू का है, ये हमारा फोर्थ बताता है, ठीक है, ये फोर्थ में बताया है, अगर बिना कोई मार्केट वैल्यू का है, ठीक है, तो उसमें, और फिर अगर कोई डिक्लेरेटरी डिक्रीज है
तो उसमें अगर इंजंक्शन ऑब्टेन करना है तो उसमें, और ईजमेंट है, ईजमेंट के लिए आप सूट ला रहे हो तो उसमें, और अकाउंट्स के लिए जो भी आप सूट ला रहे हो, तो आप जितना भी रिलीफ सॉर्ट किए हो, मतलब जितना भी आप वैल्यू उसमें लिखे हो, ठीक है। और अकाउंट्स के लिए कि स्पेशल बोला गया है, अकाउंट्स के लिए कि मिनिमम 5 रुपीज, ठीक है। मिनिमम जो है आपको मिनिमम फीस जो है 5 रुपीज का आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। क्लियर? इसमें जितना भी आप अमाउंट मांगेंगे रिलीफ में, आपको उस बेसिस पे कोर्ट फीस देनी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? सॉरी, फीस 5 रुपीज बोली मैं, ये 40 रुपीज है। अकाउंट्स के लिए आपको कितना देना है? 40 रुपीज। मिनिमम आपको 40 रुपए की फीस तो देनी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? देन इसके बाद आता है हमारा डी। डी है मतलब 7.5। 7.5 में ये बताया है कि अगर भूमि, गृह या फिर गार्डन, ठीक है, इससे इसके बारे में, उद्यानों के बारे में बोला है। इसमें ये बोला है कि अगर कोई भी जो है आपका लैंड है या फिर कोई भी हाउस है ना, वहाँ पे आपका, अगर आप वहाँ पे पोजेशन में है, ठीक है, और उसके लिए आप सूट ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं आप लोग, उसके लिए आप लोग सूट ला रहे हैं, तो फिर आप कैसे उस पर कोर्ट फीस लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर पे कैसे आप उस पर कोर्ट फीस लगाएंगे। तो इसमें ये बोला है कि अगर वो जो लैंड है वो रेवेन्यू पेइंग लैंड है, ठीक है, अगर वो रेवेन्यू पेइंग लैंड है तो उसमें कितना लगेगा, 20 टाइम्स ऑफ एनुअल लैंड रेवेन्यू आपको उसमें देनी है कोर्ट फीस, ठीक है, 20 टाइम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद अगर जो है कोई आप ऐसा लैंड ला रहे हैं, सपोज ये लैंड है, ठीक है, ये बंटवारा हो चुका है, ठीक है, या बंटवारा नहीं है, ये एक किसी का लैंड है, उसमें से हम स्पेसिफिक इतने पोर्शन के लिए बस ला रहे हैं, ये सारे का हम लैंड रेवेन्यू देते हैं, ठीक है, ये सारे का हम लैंड रेवेन्यू देते हैं। अब हम सिर्फ इतने पोर्शन के लिए क्या ला रहे हैं, सूट ला रहे हैं, तो इतने के लिए इतना का जो भी निकलेगा, ठीक है, ये जैसे अगर हम इसको 1/4 माने, ठीक है, और ये 20,000 हम इसका अगर लैंड रेवेन्यू देते हैं, तो क्या निकलेगा, 5,000 जो हमारा होगा इसका ये निकलेगा। अब 5,000 का क्या करेंगे, हम 20 टाइम्स करेंगे, ठीक है, 5,000 का 20 प्रोपोर्शनेटली जो बोल रहा है ना पार्ट में, तो 5,000 के 20 टाइम्स का आपको कोर्ट फीस आपको देना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? इसमें जैसे है 20 टाइम्स, अगर ये पूरे का है तो 20K में 20 टाइम्स दोगे, है ना, और अगर सिर्फ 1/4 का अपन सूट ला रहे हैं और 1/4 का ही हमको जानना है, तो उसमें इसका पोर्शन निकालेंगे, लैंड रेवेन्यू 20K देते हैं, तो इसमें 1/4 पार्ट का कितना देंगे, 5,000 देंगे, और इसका जो 20 टाइम्स होगा आपको उतने का लैंड रेवेन्यू का आपको वहां पे कोर्ट फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ये लैंड रेवेन्यू पेइंग कोर्ट फीस के बारे में, ठीक है, लैंड रेवेन्यू पेइंग लैंड है अगर, तो उसमें कोर्ट फीस के बारे में। उसके बाद हमारा आता है कि जो ऐसा कोई लैंड है जिसमें लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया जाता, ठीक है, उसका पे नहीं किया जाता, तो उसमें क्या बोला है कि 5 रुपए एकड़ के हिसाब से, 5 रुपए एकड़ के हिसाब से जो है 20 टाइम्स लैंड रेवेन्यू निकाला जाएगा। मतलब अगर आपका ये लैंड है, इसका आप लैंड रेवेन्यू नहीं देते हैं, ये आपका है 4 एकड़, ठीक है, ये आपका कितना है, 4 एकड़ का है ना, और लैंड रेवेन्यू सपोज यहाँ पे चल रही है 50 रुपए के हिसाब से, 50 रुपए एकड़ चल रही है, तो 50 × 4 हुआ 200 रुपीज, 200 का आपको कितना देंगे, 20 टाइम्स, इतना करेंगे तो आपका जो है 4,000 रुपये आपको कोर्ट फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी, जिसका लैंड रेवेन्यू अगर आप नहीं दे रहे हैं तो, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे? देन उसके बाद आता है हमारा सूट्स फॉर प्रियम्पशन। प्रियम्पशन क्या होता है, शुफाधिकार होता है। शुफाधिकार मतलब ये होता है कि जनरली आपके जब प्रॉपर्टी आप कभी भी किसी को बेचोगे तो सबसे पहले आप अपने नेबर्स से पूछोगे, ठीक है, ये मुस्लिम लॉ में होता है, ठीक है, कि आप सबसे पहले आप नेबर का उसमें राइट आता है, ठीक है, तो ये होता है प्रियम्पशन। तो इसमें कैसे लगेगी, तो सब्जेक्ट मैटर, जितने की भी प्रॉपर्टी होगी उसके बेसिस पे कोर्ट फीस लगेगी, है ना। देन आता है हमारा सूट फॉर पार्टीशंस। पार्टीशन के लिए अगर जब आप सूट ला रहे हैं, आप उस जगह पे रह रहे थे, तो आपको 1/2 देना है, ठीक है, 1/2 देना है।
अपनी शेयर का 1/2 का आपको कोर्ट फीस देना है। और अगर आप उस समय उस पोजीशन में नहीं रह रहे थे, आपकी गांव की ज़मीन थी, तो इसमें आपको फुल वैल्यू देनी है, ठीक है, उसकी फुल वैल्यू देनी है, ठीक है, अपनी शेयर की फुल वैल्यू देनी है। ओके, देन इसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट ऑफ असाइनी ऑफ लैंड रेवेन्यू, है ना। अगर कोई इंटरेस्ट मांग रहा है लैंड रेवेन्यू का, ठीक है, उस कोई असाइनी है, सॉरी, इंटरेस्ट मांग रहा है बोली मैं, कोई असाइनी है लैंड रेवेन्यू का, और वो अगर कोई सूट लाता है तो उस पर कोर्ट फीस कैसी लगेगी, तो उसकी जो भी नेट प्रॉफिट हुई होगी प्रीवियस ईयर में, उसकी 15 टाइम्स, ठीक है, उसका 15 टाइम्स उस पर कोर्ट फीस लगेगा। क्लियर है। देन आता है हमारा 7 का 8th, ये बोलता है कोई भी अगर अटैचमेंट आपको साइड करवाने हैं, ठीक है, सेट असाइड करवाने हैं, तो जितने के लिए लैंड अटैच हुआ है वो अमाउंट के ऊपर कोर्ट फीस लगेगी। अगर जो अमाउंट जो है वो लैंड की अमाउंट से ज़्यादा है तो पोजेशन वैल्यू पे कोर्ट फीस लगेगी, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे। देन उसके बाद आता है हमारा 7 का 9, इसमें ये बोला है मॉर्गेज सूट्स में कैसे लगेगी। अगर जो है रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लगा रहा है, मॉर्गेजी जो है रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लगा रहा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर्ड पे लगेगी हमारी, ठीक है। और अगर मॉर्गेजी जो है फोरक्लोजर के लिए लगा रहा है तो लोन अमाउंट जो है मॉर्गेज डीड का उसके ऊपर लगेगी, ठीक है, उसके ऊपर हमारी कोर्ट फीस लगेगी। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोग को। 7 फर्स्ट में क्या था, मनी सूट है। देन सेकेंड में क्या था, आपके मेंटेनेंस एंड एनुइटीज है। देन थर्ड में आपका है मूवेबल प्रॉपर्टीज विथ मार्केट वैल्यू। फोर्थ में आपका है मूवेबल प्रॉपर्टीज विदाउट मार्केट वैल्यू। फिफ्थ में आपका है गार्डन्स, हाउस, लैंड, इसमें मैंने क्या क्या बताया, 20 टाइम्स वाला बताया था, ठीक है। उसके बाद हमारा 6th में है प्रियम्पशन। प्रियम्पशन के बाद 6A में आता है हमारा पार्टीशन। पार्टीशन के बाद हमारा आता है 7 में आता है असाइनी। असाइनी के बाद आता है हमारा सेट असाइड अटैचमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे मॉर्गेज सूट। फिर 7-10 में आता है हमारे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप अगर सूट ला रहे हैं, सेल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल का है, तो आपको कंसिडरेशन अमाउंट पे लगेगी। मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट है तो लोन अमाउंट पे लगेगी। रेंट लीज कॉन्ट्रैक्ट है तो फर्स्ट ईयर रेंट या प्रीमियम के ऊपर लगेगी, ठीक है। और अवार्ड इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, अवार्ड ले रहे हैं, तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे लगेगी। क्लियर है। देन उसके बाद अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में अगर कोई वाद होता है, ठीक है, कैसा भी वाद हो, चाहे वो लीज का हो, डिलीवरी का हो, रेंट का हो, इनहेंसमेंट का हो, इजेक्टमेंट का हो, इलीगल एविक्शन का हो, या रेंट अबेटमेंट का हो, रेंट खत्म करने का हो, तो इसमें कैसे लगेगा कोर्ट फीस, एनुअल रेंट के ऊपर कोर्ट फीस लगेगा। क्लियर है यहाँ तक के आप लोग को। सेक्शन 7 आई होप आप लोग को पूरा पूरा क्लियर होगा। ये आपको सीरीज तो नहीं, एटलीस्ट आप याद रखें कि कौन से पॉइंट पे है, ठीक है, और उन पे कैसे कैसे फीस लगेगी, तो ये एमसीक्यू में आना ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अब आता है हमारा फीस ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट कंपनसेशन, ठीक है। इसमें ये बोला है कि अवॉर्डेड अमाउंट, आपको कंपनसेशन ऑर्डर हो गया, आप उसके अगेंस्ट अपील करना चाह रहे हो, आपने कितना मांगा था, आपने मांगा था 50,000 रुपये, आपको मिला है 20,000 रुपये, तो अब आपको इसके लिए अपील करनी है कि मेरा बढ़ाया जाए, कंपनसेशन मुझे कम मिला है, तो आपके लिए आपको उसमें कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। कोर्ट फीस कितनी दोगे आप, दोनों का डिफरेंस माइनस कर दोगे, 30,000 रुपये आप इसमें कोर्ट फीस दोगे। क्लियर, ये बात करता है हमारा सेक्शन 8। देन बात करता है हमारा सेक्शन 9 और 10। सेक्शन 9 ये बात करता है कि कोर्ट जो है मार्केट वैल्यू के लिए इन्वेस्टिगेट कर सकता है, मतलब वहां पे जाके कमीशन भेज सकता है या खुद से अपने लेवल पे एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करके एक प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कितनी होगी वो पता कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपने ओवर एस्टिमेट करके कोर्ट फीस पे कर दी है तो आपको एक्सेस फीस रिफंड हो जाएगी। अगर आपने अंडर एस्टिमेट करके फीस पे की है तो एडिशनल फीस आपको देनी पड़ेगी। और जब तक आप एडिशनल फीस आप नहीं दोगे तो आपका सूट क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। लिमिटेड टाइम में अगर आप नहीं देते हैं तो आपका सूट क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 पढ़ते हैं मीन प्रॉफिट के बारे में। मीन प्रॉफिट ये होता है कि जब कोई बंदा रॉन्गफुल पोजीशन में रहते हुए, ठीक है, किसी का हक मारता है और किसी को रॉन्गफुल लॉस
करवाता है, ठीक है, तो जब तक कि वो उस पोजीशन में है, उस समय पे अगर कोई ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला व्यक्ति वहां पे रहता तो वो जो भी प्रॉफिट अर्न कर पाता, वो प्रॉफिट जो है कोर्ट जो है जब पोजीशन वापस दिलाती है तो साथ में वो प्रॉफिट भी दिलवाती है। ये कहलाता है मीन प्रॉफिट, ठीक है, मीन प्रॉफिट कहलाता है। अब जो आपने मीन प्रॉफिट क्लेम किया था, सपोज आपने क्लेम किया था 30,000, ठीक है, आपका जो मीन प्रॉफिट कोर्ट ने निकाला वो निकला 50,000। आपने 30,000 पे दी थी कोर्ट फीस और कोर्ट ने आपको दिया है 50,000, तो आपको 20,000 के ऊपर बची हुई कोर्ट फीस जब तक नहीं दोगे तब तक कि इसका एग्जीक्यूशन क्या किया जाएगा, स्टे कर दिया जाएगा। क्लियर? जब तक आप नहीं दोगे तब तक एग्जीक्यूशन स्टे कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 बोलता है कि अगर कोई वैल्यूएशन रिलेटेड डिस्प्यूट है जिसका फाइनल डिसीजन कैसे होगा, किसका फाइनल डिसीजन होगा, तो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन होगा, वो फाइनल डिसीजन होगा। अगर अपील करी गई है इसकी तो कोर्ट जो है एडिशनल फी पेमेंट के लिए बोल सकता है। क्लियर? बस ये बोला है। देन आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें आपको बता देती हूँ, आगे बताऊंगी, ठीक है, ये पहले ही पढ़ा देती हूँ, इसके आगे फिर बताऊंगी, तब आपको क्लियर होगा वो चीज़। इसमें बोला है कि अगर आप कुछ भी चीज़ का अपील करते हैं, कोई भी डिक्री का ऑर्डर का आप अपील करते हैं, तो आपको एक क्या देनी होती है, कोर्ट फीस देनी होती है। अगर आपकी अपील जो है एक्सेप्ट कर ली जाती है तो आपको क्या हो जाता है, फुल रिफंड मिल जाता है, ठीक है, या तो पहले रिजेक्ट की थी और बाद में एक्सेप्ट कर ली गई, फुल रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सूट जो है, इसके प्रोविजो में दिया हुआ है, सूट जो है सेकंड डिसीजन के लिए रिमांड में रखी गई है, तो इसमें पार्शियल रिफंड होगा, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से जितना सब्जेक्ट मैटर डिसाइड होगा उसका फीस लेंगे और बचे हुए का आपको पार्शियल रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, सेक्शन नंबर 13, ठीक। फिर उसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 14, ये रिव्यू की बात करता है। अगर आपने 90 डेज के बाद रिव्यू करी है तो आपको पार्शियल रिफंड होगा, ठीक है, अनलेस डिले इज ड्यू टू एप्लीकेंट्स फॉल्ट। अगर उससे आपने पहले रिव्यू किया तो आपको फुल रिफंड होगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है कोर्ट जो है, आप अपील कर रहे हो या रिव्यू कर रहे हो, या फिर कोर्ट जो है मिस्टेक के कारण डिसीजन ऑल्टर कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ऐसे में जो है आपको जो भी आपका कोर्ट एक्सेस फीस आपने पे किया था वो सारी जो है वापस हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू एविडेंस अगर प्रेजेंट कर रहे हो तो कोर्ट फीस वापस नहीं होगी। क्लियर? अगर आप नया एविडेंस अगर देंगे तो कोर्ट फीस वापस नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा होता है सेक्शन 15। देन लास्ट हमारा आता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 ये बोलता है कि अगर कोई डिस्प्यूट है वो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब आर्बिट्रेशन या मीडिएशन से सॉल्व हो गया है तो उसमें जो है कोर्ट फीस पूरा पूरा वापस हो जाएगा, ठीक है, फुल रिफंड ऑफ कोर्ट फीस। अब ये रिफंड 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 बोल रहा है, रिफंड आप लोगे कैसे, रिफंड आप लेंगे कैसे, ठीक है, तो ये रिफंड आप लेंगे कलेक्टर के थ्रू, ठीक है, कैसे लेंगे, कलेक्टर के थ्रू लेंगे, कलेक्टर के पास आप अप्लाई करेंगे और उनके थ्रू आप रिफंड पूरा पूरा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। ठीक है, कोई भी डाउट आउट हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ लीजिए करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं समझ रही हूँ लोकल लॉज थोड़े से हैं टेढ़े, पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 17। सेक्शन 17 बोलता है मल्टीफेरियस सूट्स के बारे में, है ना, जहाँ पे अगर बहुत सारे ऑफेंसेस बोल रही हूँ, बहुत सारे जो है डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट्स जो है एक ही सूट में लाया जाता है, दो या दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट जो है एक ही सूट में लाया जाता है, तो उसमें कैसे लगेगी कोर्ट फीस, इसके बारे में बात करा है। तो इसमें कोर्ट फीस कैसे लगेगी, इसमें लगेगी कोर्ट फीस आपके उसके हिसाब से, मतलब एक एक के ऊपर लगेगी। जैसे आप कोई सूट ला रहे हो जिसमें पार्टीशन भी है, ठीक है, और पोजेशन भी मांग रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप पार्टीशन भी मांग रहे हो और पोजेशन भी मांग रहे हो, तो दोनों के ऊपर लगेगी,
ठीक है, दोनों का अलग अलग अपना सूट निकालेंगे, मतलब कोर्ट फीस निकालेंगे और दोनों को प्लस करके आपको कोर्ट फीस देनी होगी। क्लियर है? सेक्शन 17 यही बोलता है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका सेक्शन 17 से कि मल्टीफेरियस सूट कहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको उसको उसी तरीके से याद रखना है कि मल्टीफेरियस सूट कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 18। सेक्शन 18 यहाँ पे बोला है, ये एक्चुअली गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसको काट दीजिएगा। मैं आप लोग को यहाँ पे अलग से बता देती हूँ सेक्शन 18 क्या बोले। सेक्शन 18 हमारा ये बोला है रिटन एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट। ये नोट्स जो हैं बिल्कुल सही होके आपके ऐप में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इधर जो भी एरर हो रहा है ये हम सही करके इसे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि जब जो है पहला, व्हेन द फर्स्ट और ओनली एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन जो है, ठीक है, जो ऑफेंस का एग्जामिनेशन किया है वो अपना रिटन उसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का, या फिर ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और उसने ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं किया है अपना कोई भी क्या अपना पिटीशन उसने अपना साइड कहीं भी प्रेजेंट नहीं किया है, तो उसमें वो क्या करेगा, अपना वो लिखित में रिटन में एक दिया जाता है। ठीक है, रिटन फॉर्म में, ठीक है, वो देगा कंप्लेंट। ठीक है, और इसमें आपको कितना रुपीस देना है, 2 रुपीज। 2 रुपीज आपको इसमें देना होता है। ओके, 2 रुपीज देगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रिटन एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट के लिए कितना फीस है, तो ये है आपका 2 रुपये। क्लियर? क्या? देन सेक्शन 19 भी इसमें गलत दे दिया है। सेक्शन 19 हमारा है एग्जेम्पशन के बारे में बात किया हुआ है, ये भी मैं आप लोग को करेक्ट करके उसमें बता दूंगी। ठीक है, सेक्शन 19 बोला है कि एग्जेम्पशन, कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो है एग्जेम्प्ट किया गया है ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम कोर्ट फीस। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट को क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम कोर्ट फीस। तो इसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा, मैं आप लोग को ना यहाँ पे एक नोट करके दे रही हूँ। ठीक है, सॉरी, यहीं पे बना देती हूँ मैं। यहाँ पे आप लोग को एक नोट दे देती हूँ मैं। और ठीक, ये नोट है, यहाँ पे मैं आप लोग को सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखा दे रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला आएगा, सबसे पहला है पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी लिखा तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा आएगा पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिखा रही हूँ। ओके, देन इसके बाद हमारा आएगा रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो फर्स्ट हियरिंग में आएंगे। पावर ऑफ अटर्नी जो होंगे वो आप लोग के मेंबर जो होंगे आर्म फोर्सेस के, उनके होंगे। ठीक है, उसके बाद विलेज अगर है, प्लेन्स जो है, ये सेंट वाला सीन है, तो जो सेंट जॉर्ज और ये सब चीज़ लिखा है उसको आप लोग को उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो प्लेन्स इन सूट्स ट्राइड बाय द विलेज मुंसिफ्स इन
प्रेसिडेंसी पोर्ट, वो अब हमारे यहाँ लागू नहीं होता है, तो हम इसको उतना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन हम इम्पोर्टेंट को ही लिखवा रही हूँ यहाँ पे, ओके। उसके बाद आता है हमारा प्लेन्स एंड प्रोसेसेस, प्लेन्स एंड प्रोसेस बिफोर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है, बिफोर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ओके। देन आता है हमारा प्रोबेट, विल या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या फिर कोई भी जो एप्लीकेशन जो है, आप अगर किसको दे रहे हैं, कलेक्टर को दे रहे हैं एप्लीकेशन, या पेटिशन जो है कलेक्टर को दे रहे हैं, ठीक है, फॉर द सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, कमीशन ऑफ रेवेन्यू, ओके। फिर मतलब हर टाइप के इसमें एप्लीकेशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एप्लीकेशन में आपका बताते जा रही हूँ, सेटलमेंट से रिलेटेड है या फिर इरिगेशन से रिलेटेड है, ओके। उसके बाद आपको कोई भी अगर रिटन अथॉरिटी है, रिटन अथॉरिटी, ठीक है, आप अगर किसी से रिटर्न अथॉरिटी ले रहे हैं तो वो उसमें भी देने की ज़रूरत नहीं है ना। बेल बॉन्ड्स पे कोर्ट फीस देने की ज़रूरत नहीं है, बेल बॉन्ड्स, है ना। और उसके बाद प्रिजनर अगर है और वो पिटीशन लगा रहा है तो उसको भी कोर्ट फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर परमिशन, इसमें परमिशन भी आएगा टू कट टिम्बर, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो कोई भी आप परमिशन ले रहे हैं तो उसमें आपको कोर्ट फीस नहीं देनी होगी, बेल बॉन्ड में आपको नहीं देनी होगी, ठीक है। प्रिजनर अगर पिटीशन लगा रहा है तो वहाँ पे कोर्ट फीस नहीं देनी है, पावर ऑफ अटर्नी आर्म फोर्स की नहीं देनी है, रिटर्न स्टेटमेंट की नहीं देनी है, ठीक है। तो सारे टाइप के अगर कोई भी एप्लीकेशन वर्ड अगर आता है तो आप ध्यान देंगे कि आपको देनी ही नहीं है, ठीक है, उसमें कोर्ट फीस नहीं देनी है। और एक और एप्लीकेशन है दैट इज कंपनसेशन का, ठीक है। ये सारे केसेस में आपको कोर्ट फीस नहीं देनी है। क्लियर हुआ? 19 तक का क्लियर हुआ। देन इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 3A। यहाँ आई होप मैं मान के चल रही हूँ कि आपको 19 तक का क्लियर है, क्योंकि हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा, 13 से 16 जो हमारा इंपॉर्टेंट था वो पढ़ा, 17 में मल्टीफेरियस सूट था, 18 में रिटन एग्जामिनेशन था और 19 में एग्जामिशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। और उससे पहले हमने पढ़ा था वैल्यूएशन का, और 11 में हमने पढ़ा था मीन प्रॉफिट, 9-10 में हमने पढ़ा था मार्केट वैल्यू या नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट क्या कर सकती है, कमीशन इशू कर सकती है। और 8th में हमने पढ़ा था कि अपील में फीस कैसे लगेगी, ठीक है। और 7th हमने आगे पढ़ा ही हुआ था, ठीक है, यहाँ तक का। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3A, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहला ये 19A से लेकर 19K तक है, 19K तक है, ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे पहला बोला है कि अगर आपने लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो विल है, विल का प्रोबेट के लेने के लिए आपने अप्लाई करने के लिए आपने अगर ज़्यादा कोर्ट फीस दे दी है, ठीक है, और बाद में पता चलता है कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है बहुत कम है, मतलब डिसीज की प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है बहुत कम है, तो वो क्या करेंगे, 6 महीने के अंदर अंदर वो क्या कर सकते हैं, ये प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, CCRA, इसको हम CCRA बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है इस वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। उसके पास जो है अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा इसे रिफंड किया जाए। और उसके बाद वो क्या करेगा, वैल्यूएशन के साथ इन्वेंट्री और वैल्यूएशन जो भी उनका ट्रू वैल्यूएशन होगा उनको एफिक्स करनी है विथ एफिडेविट, ठीक है, उनको एफिडेविट के साथ वहाँ पे जमा करना है। उसके बाद अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो एग्जिस्टिंग स्टैम्प को कैंसिल कर देगी और नया स्टैम्प लगा देगी कम पैसे का, ठीक है, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको वापस कर देगी। क्लियर? देन उसके बाद आता है हमारा 19B, अगर कोई डेट है वो ड्यू है फॉर फ्रॉम द डिसीज पर्सन, सपोज कोई पर्सन जो है 2 लाख रुपए छोड़ के गया किसी के लिए, अब वो हमको विल में लिखा है 2 लाख रुपए, ठीक है, अब हमको प्रोवेट करवाना है और उसका 50,000 उसने लोन भी लिए हुए हैं, तो जो उसका क्लेमेंट है वो क्या कर रहा है, 2 लाख में से ही 50,000 दे रहा है, तो 2 लाख की क्या हो जा रही है, वैल्यू जो हो रही है कम हो रही है। अब उसको जब प्रोबेट लेना है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना है, तो उसने 2 लाख रुपए के ऊपर कोर्ट फीस लगाई थी, ठीक है, तो अब वो 50,000 हो गया तो वो 1.5 लाख हो गए, तो अब 1.5 लाख के ऊपर लगनी चाहिए, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, 3 साल के अंदर अंदर क्लेम कर सकता है रिफंड के लिए, ठीक है।
देन आता है हमारा 19C। अगर बहुत सारे ग्रांट है, ठीक है, प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरे एस्टेट के लिए एक साथ ग्रांट किया गया है, तो और उसमें फुल कोर्ट फीस अगर पे कर दी गई है तो आपको सब्सिक्वेंट ग्रांट के लिए एडिशनल कोर्ट फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट ग्रांट जो है सिर्फ पोर्शन ऑफ स्टेट कवर करता है तो कोर्ट फीस जो है पुरानी दी गई थी वो सब्सिक्वेंट ग्रांट में माइनस हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा 19D, ट्रस्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ आप लोग कीवर्ड लिख लीजिएगा, ट्रस्ट प्रॉपर्टी। तो इसमें बोला है कि प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी होगी उसको रिकवर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, असाइन करने के लिए भी वैलिड होगी, ठीक है। ट्रस्ट प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफर, असाइन या रिकवर किया जा सकता है थ्रू प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा 19E। जैसे हमने ए में पढ़ा था हाई कोर्ट फीस दे दी, अब हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया, डिसीज की प्रॉपर्टी को अंडर एस्टिमेट कर दिया और लो कोर्ट फीस दे दी, ठीक है। तो अगर हमने जानबूझ के किया है तो हमको पेनाल्टी लगेगी। क्या पेनाल्टी लगेगी? अगर आप 1 साल के अंदर अंदर दे देते हैं तो आपको 1 साल के अंदर अंदर अगर आप दे देते हैं तो आपको 5 गुना लगेगा पेनाल्टी, और अगर आप 1 साल के बाद देते हैं तो आपको 20 गुना लगेगा। लेकिन ये कैसा होना चाहिए? आपने जानबूझ के किया है, फ्रॉड करके किया है, ठीक है। लेकिन अगर आपने फ्रॉड से नहीं किया, आपने गुड फेथ में किया है, तो ये जो है पेनाल्टी से आपको छूट मिल जाएगी, कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। और 6 महीने के अंदर अंदर आप अगर डिस्कवर कर लेते हैं कि मैंने गलती कर दी थी तो आपको कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। क्लियर? ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा 19F। जब जो हम 19E के अंदर डेफिशिएंट स्टैम्प की बात कर रहे हैं, अगर इसको हम ठीक कराना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्या करेगा? सिक्योरिटी देगा, ठीक है। कोर्ट को सिक्योरिटी देगा, जो ग्रांट कर रही है उसको पहले सिक्योरिटी देगा, तभी वो करेक्ट करवाएगा, ठीक है। और कितना होना चाहिए सिक्योरिटी? इक्विवेलेंट टू व्हाट शुड हैव बीन रिक्वायर्ड एट टाइम ऑफ ग्रांट, ठीक है, उतना देना जरूरी है। देन आएगा हमारा 19G। एग्जीक्यूटर जो है फुल पेमेंट जो है नहीं कर पा रहा है 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर वो फुल पेमेंट जो है कोर्ट फीस का नहीं कर पा रहा है, तो उसके ऊपर 1,000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी, प्लस जितना कोर्ट फीस बचा है, सपोज 50,000 रुपए कोर्ट फीस देने थे, उसने 30,000 रुपए दिए हैं, 20,000 रुपए बचे हुए हैं, तो 20,000 के ऊपर 10% पेनाल्टी और लगेगी, ठीक है। 1,000 प्लस 20,000 के ऊपर 10% पेनाल्टी, ठीक है, ये लगेगी जी में, अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर नहीं देता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, टाइम लिमिट से ही क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे, ओके। देन उसके बाद 19H बोला है कि जब भी आप कोर्ट में लाएंगे प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको रेवेन्यू अथॉरिटीज को नोटिस देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हाई कोर्ट के अलावा आप कहीं भी कोर्ट में ला रहे हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबेट के लिए, तो आपको कलेक्टर को इन्फॉर्म करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप हाई कोर्ट में ला रहे हैं तो आपको CCRA को इन्फॉर्म करना जरूरी है, ठीक है। अब कलेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे तो कलेक्टर क्या करेगा? इंस्पेक्ट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। प्रोबेट और लेटर का क्या करेगा? वो देखेगा कि सही है कि नहीं, फिर पिटिशनर को बुलाएगा, वैल्यूएशन ऑफ स्टेट सही है कि नहीं। अगर अंडर वैल्यूएशन लग रहा है तो बोलेगा पिटिशनर को कि तुम इसका वैल्यूएशन को ठीक करो, ठीक। फिर उसके बाद कोर्ट जो है इंक्वायरी भी बिठा सकता है, कलेक्टर जो है कोर्ट को बोल सकता है कि सर आप एक बार अपने लेवल पे भी इंक्वायरी कर लीजिए, तो कोर्ट क्या करेगा? ओथ में एग्जामिन कर सकता है, एविडेंस ले सकता है फर्दर, ठीक है, और फाइनल वैल्यूएशन कर सकता है। जो फाइनल वैल्यूएशन होगा इसका वो बाइंडिंग होगा, ठीक है, वो बाइंडिंग होगा। और इसके लिए रूल कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। इसके लिए रूल कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। क्लियर? ये हमारा 19H बोलता है। देन हमारा आता है 19I। 19I बोलता है कि पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसा हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था, सेक्शन 8 में पढ़ा था, तो कोई भी जो है प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं की जाएगी जब तक कि प्रॉपर कोर्ट फीस आप नहीं पे कर देते हो, ठीक है, नहीं करी जाएगी ग्रांट, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा 19J। 19J ये बात करता है कि अगर आपने एक्सेस कोर्ट फीस दे दी है या फिर पेनाल्टीज दे दी है, ठीक है, उसको एक्सेस जो बची हुई है, सॉरी बची हुई अगर आपने कम कोर्ट फीस दी थी, आप नहीं दे रहे हो, पेनाल्टीज आप नहीं दे रहे हो, तो उसको एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है हम रिकवर कर पाएंगे, ठीक है, एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर कर पाएंगे। कौन करेगा?
कलेक्टर करेगा, ठीक है। और वेव कर सकते हैं, कौन करेगा वेव? सीसीआरए कर सकती है पार्ट या पेनाल्टीज को, और जो कोर्ट फीस है उसको भी कम कर सकती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा लास्ट आता है 19 के, जो बोलता है कि सेक्शन 6 से लेके जो 28 तक है, 19A से लेके 19K तक को छोड़ के बाकी जो भी 6 से लेके 28 तक के जो सेक्शंस हैं वो प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर है? बस ये यही बात करता है, ठीक है। अब हम एक बार रिवाइज करते हैं। 19A में हमने क्या बोला था? टू हाई कोर्ट फीस दे दी हमने। 19B में हमने क्या बोला था? डेट की बात करी हुई है हमने, ठीक है। 19C में हमने बोला था कि सेवरल ग्रांट्स, ठीक है। 19D में हमने बोला था ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लिए भी प्रोबेट और LOA जो है वैलिड होगा। देन उसके बाद 5 में बोला था हमने ई में कि बहुत कम हमने कोर्ट फीस दे दी है। F में हमने क्या बोला था कि आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। किसको देनी पड़ेगी? एडमिनिस्ट्रेटर को देनी पड़ेगी। देन हमने G में बोला था कि कोर्ट फीस जो है अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर नहीं दे पा रहे हैं तो क्या लगेगा उनके ऊपर, ठीक है। देन H हमने पढ़ा था कि आपको रेवेन्यू अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म करना जरूरी है, नोटिस देना जरूरी है। देन हमने I पढ़ा था कि जो कोर्ट फीस है, जब तक कोर्ट फीस नहीं दी जाएगी तब तक के ग्रांट नहीं मिलेगा। देन हमने J पढ़ा था कि रिकवरी और एक्सेस जो कोर्ट फीस होगी वो एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्टर ले सकता है, और वेव करने का और रेमिट करने का, रेमिट बोल सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन करेगा? सीसीआरए कर सकता है, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा था कि 6 to 28 जो है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबेट में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने एक टेबल फॉर्म में आपके लिए टाइम लिमिट वाला लाया है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने बोला था कितने दिन में क्लेम करना है? 6 महीने में। डेट वाला है तो कितने दिन में आप क्लेम कर सकते हैं? 3 साल में। अगर जो मल्टीपल ग्रांट है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर अंडर पेमेंट हो गया है और 1 साल के अंदर अंदर कर रहे हैं तो 5 गुना, 1 साल के बाद कर रहे हैं तो 20 गुना, ठीक है। और गुड फेथ में कर रहे हैं तो फीस ही नहीं लगेगी, आपको पेनाल्टी नहीं लगेगी। अब करेक्ट करवा रहे हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको सिक्योरिटी देनी है, कोई टाइम लिमिट नहीं है उसके लिए, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जी था लास्ट की, अगर जो है 6 महीने तक के आप बचा हुआ फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं, पेनाल्टी पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें 1000 रुपये फाइन प्लस 10 रुपये 10% पेनाल्टी लगेगी बची हुई पे, और 6 महीने के अंदर अंदर उनको देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद 4, 5 और 6 3 चैप्टर्स हमारे और बचेंगे, और शेड्यूल बचेगा जो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप पूरा चीज़ समझ आया है, और जो इसमें जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी एरर हुआ है थोड़ा सा नोट्स में, ये मैं ठीक करके बिल्कुल आपको अपलोड होके आपको ऐप पे मिल जाएगा। बाकी के सब्जेक्ट के भी नोट्स उसमें अपलोडेड है, ठीक है। तो आप लोग एक बार वहाँ से भी डाउनलोड करके एक अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं, और इसको बेयर एक्ट से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो आप लोग बेहिचक मैसेज करिए, पसंद आ रही हो वीडियोस लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, बने रहिए, और आगे देखते हैं अब होता क्या है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।